मुझे के देखने वाले सभी नाजरीन को हमारा प्यार भरा सलाम। मैं हूं आपका मेजबान गौहर कुछ और मेरे साथ है मेरे सीनियर साथी सरम एजाज। नाजरीन, जैसा आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम सलाम जी के प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर की सियासत से लेकर दूसरी अहम खबरों पर नजर रखते हैं। तजिया होता है, तबसरा होता है, उसके साथ साथ ही मुल्क के अंदर भी क्या कुछ होता है उस पर भी खास नजर रहती है। और आज मुल्क के अंदर बड़ी यात्रा होगी कांग्रेस की जानिब से, राहुल गांधी की जानिब से न्याय यात्रा आज बाज़ाब्ता तौर पर बाद दोपहर शुरू होगी, उस पर भी चर्चा होगी। और उसके साथ साथ ही सरहद के उस पार पाकिस्तान के अंदर सियासत के साथ साथ जुडिशल बहरान भी काफी संगीन होता जा रहा है, उस पर भी नजर डालेंगे सरम एजाज। और उसके साथ साथ ही दीगर अहम खबरों पर, फलस्तीन इसराइल पर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी नजर रखेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली का बहरान संगीन होता जा रहा है, पैदावार कितनी है, सलाहियत कितनी और पैदा कितनी, जनरेट कितनी बिजली होती है, उस पर भी हम नजर डालेंगे। और उसके साथ साथ ही बस मालिकान जिनके 15 साल हो चुके हैं बस के, उनके लिए आरटीओ कश्मीर ने क्या कुछ कहा है, उनके लिए एक अहम और खुशी की खबर है, वो भी हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। और साथ ही साथ मौसम की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में मौसम, जम्मू के अंदर काफी ठंड है और वादी कश्मीर के अंदर जो दिन का दर्जा हरारत है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। और 15 साल का रिकॉर्ड कल भी टूट गया है क्योंकि दर्जा हरारत बहुत ज्यादा था। उसके साथ साथ ही टूरिस्ट जो यहाँ पर वादी कश्मीर के अंदर है, चाहे हम गुलमर्ग की बात करेंगे, सोनमर्ग की बात करेंगे या पहलगाम की बात करेंगे, वो किसका इंतजार कर रहे हैं, वादी के लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और कुछ अहम खबरें हैं जिन पर बात करेंगे, चर्चा होगी। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 14 जनवरी है। आज 14 जनवरी के दिन मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हम बताएंगे और बताएंगे सनम एजाज। आदाब नाजरीन, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। सभी नाजरीन को सुबह सुबह बखैर, सुबह बखैर। और जिस तरह मेरे साथी गौहर ने बता दिया कि आज तारीख है और तारीख में हमें क्या माजी में हुआ, तारीख हमें याद रखनी है। और इस तारीख को याद रखते हुए हमारे असलाफ के ज़माने में क्या होता था, और जब कल मौरख ने आज की तारीख लिखी होगी तो कल आज हमारी वो कल आने वाले कल में हमारी बात करते हुए बताएगा कि उनके पुरखों ने, उनके जो आबाब अजदाद है, उनके ज़माने में क्या होता था। तो अगर कल की तारीख करें तो कल यानी आज नहीं, तो कल गुजरा हुआ कल जो है उसकी तारीख में पाकिस्तान की तारीख लिखी ज़रूर जा रही है। और इस तारीख में पाकिस्तान की अदलिया पे क्वेश्चन मार्क और पाकिस्तान के निज़ाम पे क्वेश्चन मार्क, ख़ास तौर पे जो हमने कल अदालत में होते हुए देखा, उस दौरान यही लगा कि पाकिस्तान की जुडिशरी डॉलर के कब्जे में आ चुकी है। और जुडिशरी को उस डॉलर के कब्जे से आप कोई खुदा नहीं तो कुछ और कुछ करना पड़ेगा वो निकालने के लिए, जो सिचुएशन पाकिस्तान की हम देख रहे हैं। लेकिन अगर माजी पे नज़र डालें, जो हमारे बहुत पहले तो 1784 को हम याद करते हैं, 1784, और फिर अमेरिका गुलाम था 1784 में। तो गुलामी से लड़ने के लिए अमेरिका ने बरतानिया के साथ गुलामी से निकलने के लिए आज़ादी में फतह हासिल करने के बाद पहली बार बरतानिया के साथ अमेरिका का मुआहदा हुआ। ये 1784 था, दिन था आज का, और मुआहदा हुआ। बरतानिया चढ़ता सूरज था और चढ़ते सूरज का ग़रूब शुरू हो चुका था 1784। लेकिन बरतानिया इतना चढ़ते हुए सूरज वाला मुल्क था या पूरी दुनिया पे जिसका सूरज ग़रूब नहीं होता था, कि उसके बाद भी उसे लगभग 200-150 साल लगा पूरे तौर पे जो चढ़ता सूरज चढ़ा हुआ जो है वो ग़रूब होने में। तो 1784 आज का दिन अमेरिका की जंग आज़ादी का मुआहदा जो है, फतह जो है, उसका बाज़ाब्ता तौर पे इकरार किया बरतानिया ने। और फिर 1867 स्पेन के खिलाफ ऐलान जंग हुआ। पीरो और स्पेन दो ममालिक के दरमियान जंग हुई और ये बड़ी खूनखार जंग रही थी, खूनरेज जंग रही थी। और 1907 की अगर बात करें, जमाइका का शहर, और जमाइका का शहर अफ्रीका का जो एक जजीरा, और उसमें जलजला, और जलजले ने जमाइका को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इब्तदाई झटके में 1000 से ज़ायद अफराद मारे गए थे। और फिर आज की तारीख में हम देखें, इसराइल की जो हठधर्मी या इसराइल की जो खरमस्ती या इसराइल का जो कुछ भी कहें, वो हम आज की तारीख में नहीं देख रहे हैं। हम पिछले 70 सालों से सब कुछ देखते आ रहे हैं। और आज ही के दिन इसराइल ने उर्दन के साथ अमन मुज़ाकरात 1992 में शुरू किए थे। और उसके बाद ये तारीख जो है बदलती गई, पलटती गई। और इस तारीख के पलटते बदलते के बीच में आज हम गाज़ा में इसराइल की जो सूरत हाल देख रहे हैं, जिस पे पूरी दुनिया की तरफ से एक तरफ
दुनिया है, और दूसरी तरफ कुछ लोग, कुछ ममालिक, दो ममालिक खासतौर पे अमेरिका और इसराइल, और किसी की न सुनते हैं ना कुछ करते हैं। तो 1992 आज का दिन था। इसराइल ने मुहादों का आगाज किया था लेकिन वो चल नहीं सके, और फिर यूक्रेन इन दिनों बड़ा सुर्खियों में, या पिछले 2 साल से सुर्खियों में रहा। और 1994 दिन था आज का। यूक्रेन, रूस और अमेरिका ने मॉस्को में जौहरी हथियारों में कमी के मुआहदे पे दस्तखत किए थे। यूक्रेन पहले भी बड़ा जौहरी हथियारों वाला मुल्क था, लेकिन एक मुआहदे के बाद वो सब कुछ हुआ, उसके बाद रूस उस पर चढ़ भी दौड़ा। 1998 की बात करते हैं। साल 1998 था, दिन आज का था। पाकिस्तान में एक अफगान कार्गो जहाज को हादसा पेश आया, 50 अफराद हलाक हुए थे। अफगानिस्तान बहुत कमज़ोर मुल्क था, कभी रूस के साथ लड़ने के बाद और फिर अमेरिका के साथ लड़ने के बाद गुर्बत की सतह से बिल्कुल नीचे आ गया था, तबाह बर्बाद हो गया था, और उनका एक कार्गो जहाज जो है वो भी हादसे का शिकार हुआ 1998 में। 2001 क्या आपको बताते चले, आज का दिन था। सिलवाड़ा जो मुल्क है वहाँ पे भी ज़लज़ला आया, 234 अफराद जो हैं पहले दिन हलाक हुए थे। और पड़ोस के मुल्क नेपाल पे नज़र डालें तो 2007, और नेपाल में पहली बार 2007 में आज के दिन पे आईन मंजूर किया गया। वो अबूरी आईन था, लेकिन साल आज का था। तो नाज़रीन, ये तारीख के आज का दिन था। आज के दिन में तारीख में क्या कुछ हुआ, आगे तारीख लिखी जाएगी तो उस तारीख में आज का दिन ज़रूर लिखा जाएगा। आज के दिन क्या कुछ हुआ वो गौर आपको बताएंगे कि आज बड़ा मामला है कश्मीर के हवाले से। हाजी साहिबान का, हाजी साहिबान सफ़र महमूद पर जाने के लिए, इस साल जाने के लिए जो जोश खरोश, जो चहल पहल, या यूँ कहें जो जिस तरह से तगदो रहती थी, अब की बार देखने को नहीं मिली है। कल हमारे साथियों ने हज कमेटी के अहदेदारों से बात की तो पता चला कि सीटों का जो कोटा है अब की बार वो उनके बराबर भी जो एप्लीकेशन है वो नहीं आ रही हैं। तो गौर और क्या तफसीलात है हज? बिल्कुल, जिस तरह से हज कमेटी की जानिब से ये अब कहा गया है कि उन तमाम ख्वाहिशमंद आज़मीन हज जिन्होंने साल 2024 यानी कि रवां साल के दौरान दरख्वास्तें दी हैं को मुत्तला किया जाता है कि उन्हें कवर नंबर दिए गए हैं, और कवर नंबर उनके लॉगिन आईडीज पर भेजे गए हैं और वहां से हज के लिए दी गई दरख्वास्त में फराहम किए गए हैं, उनके मोबाइल नंबर पर भेजे गए हैं। और अगर किसी दरख्वास्त दहंदा को यानी कि दरख्वास्त गुजार को अभी तक वो कवर नंबर नहीं मिला है तो उसे जम्मू कश्मीर हज कमेटी से ज़ाती तौर पर वो राब्ता कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने फ़ोन नंबरात भी दिए हैं। और फ़ोन नंबरात आप भी याद रखेगा, 01942495 या व्हाट्सएप नंबर के लिए 9320689398 पर राब्ता कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ही कल जिस तरह से गुलिस्तान न्यूज के साथ ही बात की गई है हज कमेटी के अहदेदारों की जानिब से, उनका मानना है कि अभी तक 7,000 यानी कि 7,500 के करीब दरख्वास्तें अभी तक जमा हुई हैं, क्योंकि 11,000 उनका मानना है कि अगर 11,000 तक आई हैं तो फिर कुरा अंदाजी नहीं होगी, लेकिन उससे ज्यादा अगर आई तो फिर कुरा अंदाजी हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी तक तकरीबन 7,500 के करीब दरख्वास्तें जमा। बिल्कुल गौर, अगर अब की बार देखा जाए तो हज के हवाले से ज़रूरी बताते चले, न जाने अब की बार फाइनेंशियल कंडीशन कश्मीरियों की कैसी हो चुकी है, क्योंकि माजी में हम देखते थे बड़ी मिन्नतें हुआ करती थी, सिफारिशें भी लगाई जाती थी कि कहीं न कहीं उसका नाम आ जाए हज कोटा में ताकि वो हज कर सके। एक मुक़द्दस फरीज़ा मुसलमान मानते हैं, मुसलमानों का है, मानते नहीं बल्कि है, और इसके लिए जो हमारे लोग हैं कश्मीर में मुसलमान, दुनिया का कोई भी मुसलमान है, उसकी पहली प्रायोरिटी चाहत होती है कि वो हज कर सके। लेकिन माजी में ऐसा होता था कि बड़ी जो लोग कोशिश करते थे। अब की बार जो कोटा है वो कोटा जो 11,000 का जम्मू कश्मीर का जो हज का आज़मीन का कोटा है उसके बराबर भी एप्लीकेशंस नहीं आ रही हैं। माजी में कुरा अंदाजी होती थी और तब देखा जाता था कि किसको क्या मिलता है, कहाँ से कौन ड्रॉप होता है, कौन सिलेक्ट होता है। अब की बार शायद कुरा अंदाजी की नौबत ही नहीं आएगी। जो अप्लाई करेगा, जिसने भी अप्लाई किया उसको सफ़र महमूद पर जाने का मौका मिलेगा, या ऐसा पहली बार हुआ है। और ये शायद अब फाइनेंशियल कंडीशंस ही इसको कहा जा सकता है और कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इस हवाले से जो कवर नंबर हैं वो जारी किए जा चुके हैं, और जिस तरह अभी गौहर ने फ़ोन नंबर बताया, एक बार मैं फिर आपको फ़ोन नंबर बता देता हूँ। अगर आपको हज कमेटी कश्मीर से रब्ता कायम करना है तो 0194 श्रीनगर का कश्मीर का कोड है, जो लैंडलाइन का कोड है, और फ़ोन इस कोड के साथ साथ आपको 249
5365 फोन नंबर है, 24953665। इस पे आप राब्ता कर सकते हैं और कोई भी अगर आपको इंक्वायरी हजवा के हवाले से जाननी हो तो यहाँ से आप राब्ता कर। और अगर आपको व्हाट्सअप वगैरह पे व्हाट्सअप मैसेज वगैरह करनी है तो आप नंबर नोट कर लीजिएगा 9320689398 9320689398। तो ये व्हाट्सअप नंबर है। लेकिन अब हम दूसरे पड़ाव पे चलते हैं, दूसरे खबर पे चलते हैं और वो है हमारी गाड़ियों का। 15 साल की गाड़ियां अब वो मार्केट से उनको इजाज़त परमिशन जो है ऑनरेबल कोर्ट का 15 साल की गाड़ी को कंडम किया जाएगा और उसके बाद 15 साल की जो पुरानी बसें हैं उनको सब्सिडी देने का सरकार ने ऐलान किया और वो 5 लाख के करीब जो है वो सब्सिडी देनी है। और लेकिन आरटीओ कश्मीर जो हैं रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर सईद शाहनवाज बुखारी, और उन्होंने कल कुछ खबरें सोशल मीडिया पे आ रही थी कि 15 साल की पुरानी जो गाड़ियां हैं तमाम गाड़ियों के मालिकान को 5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। तो इसमें एक चीज़ था कि छोटी गाड़ियों बड़ी गाड़ियों कोई फ़र्क उसमें नहीं रखा गया था, लेकिन उन्होंने कल शाम गए इसकी तरदीद की, थोड़ा सा इसकी क्लैरिफिकेशन चाहिए थी क्योंकि 15 साल पुरानी गाड़ी मेरी भी आपकी भी किसी की भी हो सकती है और वो छोटी भी हो सकती है, वो ऑटो भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने साफ किया कि जो 15 साल पुरानी बसें हैं, सिर्फ बस ट्रांसपोर्ट बस, उसको ही ये सब्सिडी मिल सकती है। किसी दूसरी गाड़ी किसी जो गाड़ी है उसको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल सकेगा। साफ करें किया उन्होंने कि सिर्फ 15 साल पुरानी बसेस को के जो मालिकान हैं उसको ये किया जाएगा। कोई मिनी बस, कोई सोमो या कोई दूसरी गाड़ी जो है इस मंसूबे में सरकार के नहीं आती है। और बहुत से वो लोग जो है ना वो अब दौड़ना शुरू कर गए थे कि सरकार पुरानी बस पे पुरानी गाड़ियों पर सब्सिडी दे रही है, तो कोई पुराना 50,000 का 1 लाख का ऑटो ही, कोई सोमो ही, कोई पुरानी गाड़ी लेके आ पड़ता था। तो कुछ पोर्टल्स पे सोशल मीडिया पे जो कल गलत खबर थी उसको उन्होंने थोड़ा सा क्लियर किया है कि ये सिर्फ बस है, हर कोई गाड़ी नहीं है। तो ये तरदीद उन्होंने की, ये साफ कर दे। और आपको अब जरा बताते चलें सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल, और सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल में खित्ते पीर पंचाल, और खित्ते पीर पंचाल में परसों शाम को जो हमला हुआ उससे पहले सारे साल में जो सिचुएशन बनी उसके पस मंज़र में फौज ने यहाँ पे अब ऑपरेशन शक्ति जो है वो उन्होंने दोबारा शुरू किया है। और इसमें जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाके हैं या लाइन ऑफ कंट्रोल के निचले इलाके या ये पूरा खित्ता जो है, इस पूरे खित्ते में जो मिलिटेंसी है उसको जो रिवाइव किया हो चुकी है उस सारे पे नज़र रखने के लिए, उस सारे उसका काउंटर करने के लिए जो है शक्ति जो है ये शुरू किया गया है। और इसका जो ये जो लाइन ऑफ एक्शन होगा ये खित्ते पीर पंचाल भी होगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस साइड में यानी कश्मीर साइड में भी जो है इसका ऑपरेशन रहेगा। और ये सारा जो है इसमें सारी जो एजेंसीज हैं उनको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। और ये जो है ये सर्वनाश भी इसका दूसरा नाम दिया गया है, ऑपरेशन सर्वनाश। तो इसी में जो मिलिटेंसी है उसके खिलाफ ये जो ऑपरेशन किया है। आपको बताते चलें जनरल मनोज पांडे जो फौजी सरबराह हैं उन्होंने पिछले दिनों बताया था कि 2003 से खित्ते पीर पंचाल में मिलिटेंसी वगैरह जो है तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उसको फिर एक बार कोशिश जिंदा करने की कोशिश की गई है। तो उसी कोशिश से निपटने के हवाले से उन्हें अब फौज ने जो है एक तो करीबी निगरानी रखी हुई है, सारी जो एजेंसीज हैं उनको एक्टिव किया जा चुका है, एडिशनल डिप्लॉयमेंट की जा चुका है फोर्सेस की, और उसके साथ साथ अब ये जो ऑपरेशन जो है ये नया जो ऑपरेशन इस इलाके के लिए वो शुरू किया जा चुका है। और बिल्कुल, जिस तरह से फौजी ज़राए का मानना है कि ये जो ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू करने के हवाले से बात की जा रही है फौज की जानिब से, अब ये खित्ते पीर पंचाल यानी कि दोनों अजला जहाँ पर हाल ही में फौजी सरबरा ने भी इसका इंकशाफ किया था, उन्होंने कहा है कि जो हालात बने हुए हैं वो बाइस तशवीश है। उस सिलसिले में उसको मद्देनजर रखते हुए अब ये ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया जा रहा है। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसे जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको रिवाइव किया जा रहा है, यानी कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। ये ज़राए के हवाले से खबर आ रही है, उसकी बुनियाद पर ही ऑपरेशन किए जा सकते हैं कि जहां पर भी कहीं पर भी इस तरह की मूवमेंट यानी कि जो मुश्तबे अफराद हैं उनकी मूवमेंट देखी जाएगी
तो उसके बाद ही वहां पर यह ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है, चाहे सरहद के नजदीक या सरहद के जो नजदीक आने वाले जो इलाके हैं, रिहायशी इलाके, वहां पर ये खत्ते जो पीर पंचाल है, चाहे हम पूंछ की बात करेंगे या राजौरी की बात करेंगे, दोनों अजला के दौरान हमने देखा है कि साल 2023 के दौरान शुरू से लेकर डोंगरी, जहां पर 1 जनवरी 2023 से शुरू हुआ था ये सिलसिला, और उसके साथ साथ 21 दिसंबर 2023 को ये इख्तिताम पजीर हुआ था, और उसके बाद ही इस साल रवां साल यानी कि 2024 के दौरान ही साल के पहले दूसरे हफ्ते में जब कल 2 रोज कबल ही सीओ की गाड़ी पर हमला हुआ था, गोलियां चलाई गई, उसमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद ही ये जब मीटिंगों का सिलसिला भी शुरू हुआ, उसके बाद यह फैसला लिया गया है कि अब यह ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, अब जरा हम दूसरे पहलू पे बात करते हैं। अब आपको याद होगा रटले पावर हाउस पे बड़ा कुछ पिछले कई दिनों से, क्योंकि रटले पावर हाउस जम्मू कश्मीर का पावर हाउस है। जम्मू कश्मीर की सरकार का जो MOU बना था NHPC के साथ, उसके तहत जो कुछ भी सिचुएशन थी, उस पर पिछले दिनों NHPC ने उसका एक, लोग कहते हैं सेल आउट कर दिया, लोगों का वो इल्ज़ाम है, सेल आउट कर दिया। उसका एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट में राजस्थान की कंपनी को वो लीज आउट किया गया। तो लोगों ने कहा कि हमारे पास खुद की बिजली नहीं है, हमारे पास खुद भूखे मर रहे हैं, तो उधर क्यों बिजली देनी, पहले हमें दे दी गई। उस पर आज बाज़ाब्ता तौर पे सरकार ने जो है बयान भी जारी किया है, और उस बयान के साथ साथ सरकार ने उस हवाले से कुछ जानकारी भी फराहम की। और इस जानकारी में सरकार का कहना है कि हमारे यहाँ जो कैपेसिटी है वो 3500 मेगावाट की कैपेसिटी है, 3500 की इस वक्त बिजली जम्मू कश्मीर में बनाई जाती, लेकिन जो इस वक्त है, ये जो अभी का मौसम है, इस मौसम में सिर्फ हमारे पास 600 मेगावाट की बिजली पैदा हो रही है। तो इस हवाले से में ये भी उनका कहना था कि सर्दियों का मौसम है तो 3200 मेगावाट तक जो यहाँ की डिमांड है वो पहुँच जाती है। तो उस पावर प्रोजेक्ट से मुतलिक जो गलत मालूमात हैं, वो हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रियासत और मरकज़ दोनों शोबों में तैयार किए जा रहे हैं, और 3500 मेगावाट के मौजूदा जो नस्बशुदा पैदावारी सलाहियत में से 1140 मेगावाट यूटी की मलकियत वाले प्लांट्स के जरिए फराहम की जाती है। यानी 900 मेगावाट जो है वो बकलियार प्रोजेक्ट जो है पावर प्रोजेक्ट को पैदा करता है, 110 मेगावाट लवर झेलम और 110 मेगावाट अपर सिंध जैसे जो पावर प्रोजेक्ट्स वो पैदा करते हैं। बाकी 2300 मेगावाट सेंट्रल सेक्टर प्लांट से हासिल की जाते हैं, यानी उन सेंट्रल जो है सलाल है, दूल है, ऊड़ी है और किशनगंगा है, उनसे है। तो ये सारी जो सिचुएशन है, सरकार ने बताया कि पानी की सतह में जो कमी है और उसकी वजह से 3500 मेगावाट की दर्जाबंदी की सलाहियत के मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त 600 मेगावाट ही बिजली पैदा होती है। और फिर ये वाजह है कि जम्मू कश्मीर में बिजली की जो कैपेसिटी है उसको पन बिजली घरों से ही पूरा नहीं किया जा सकता है, कुछ और तरीकों से भी बिजली के हवाले से इकदाम उठाए जाते हैं। और बिजली की पैदावार का एक बड़ा ऐसा जो बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो तकरीबन 900 मेगावाट पैदा करता है, इसमें जो अपर सिंध है, लवर झेलम है, चनैनी है, वो दूसरे तौर पर जो बिजली पैदा करने वाले प्लांट हैं वो तकरीबन 200 से 250 मेगावाट ही बिजली पैदा करते हैं। और ये जो गैप एंड डिफरेंस नीड एंड वो एक्सपेंशन है उसके बीच में बड़ा फ़र्क है, और बाकी जो है वो जनरेटिंग स्टेशन के ज़रिए पूरी की जाती है, जो कमी को पूरा किया जाता है। फैसल रियाज इस मामले पे आदाद शुमार जमा करे थे। हम फैसल के पास जाएंगे, सुबह सुबह जानेंगे कि ये आदाद शुमार के बीच में रटले का मामला और रटले पे सरकार का बयान। बहुत शुक्रिया फैसल, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग आपको भी। ज़रा बताइएगा ये पावर के हवाले से सरकार के आदाद शुमार, नीड, डिमांड एंड उसके बाद जो हमारा खर्चा है, और फिर उसमें रटले पावर हाउस का क्या कहती है सरकार। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से सनम अपने आदाद शुमार दिया, ये बिल्कुल सही आदाद शुमार है कि 3500 मेगावाट की जो जनरेशन है वो यहाँ पे है। इसमें जो हम कह सकते हैं कि 70% जो शेयर है वो NHPC का है या सेंट्रल पावर हाउस का है, और बाकी जो इसमें 20% बचे या 30% बचे वो कश्मीर के पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ आते हैं। जैसा कि आपने कुल कहा कि 1140 मेगावाट ही है जो यहाँ के ऑनर स्टेट ऑनर जो प्रोजेक्ट है उससे जनरेट होते हैं। लेकिन जहाँ तक अब रटले पावर प्रोजेक्ट का ताल्लुक है, तो आपको याद होगा कि हाल ही में जब ये PPA साइन किया गया था राजस्थान की IT कंपनी के साथ, उनको कहा गया था 40 साल तक हम आपको इलेक्ट्रिसिटी इन 2 कंपनीज के लिए देंगे। तो काफी ज्यादा बवाल उसके हवाले से मचा था, लेकिन वो पावर पर वो MOU ऑलरेडी साइन हो चुका है, तो उसके लिए अब इलेक्ट्रिसिटी उनको देनी जैसे रटली पावर प्रोजेक्ट
जनरेट करना स्टार्ट करेगा या जैसे वो फंक्शनल हो जाएगा उससे वो फिर बिजली उनको देनी ही देनी है। लेकिन जहां आपने कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट की बात की तो रिक्वायरमेंट आपको याद ही होगा कि करीबन विंटर्स में 2000 मेगावाट से ऊपर चली जाती है और हमारे पास स्टेट के जो आउटलेट इलेक्ट्रिसिटी है वो सिर्फ 1140 मेगावाट है और इस पर भी सेंट्रल के जो बाकी पावर हाउस है वहां से फिर मीट अप करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लानी पड़ती है। और इस बार भी आपको याद होगा कि जो इस बार करीबन 500 मेगावाट बाहर से लाए गए, उसके बाद फिर 200 मेगावाट बाहर से लाए गए, तो यहाँ जो कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट के बीच में जो गैप थी उसको फिल किया गया है। लेकिन जहां तक ये जो आज स्टेटमेंट पावर डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया गया है कि अभी 3500 मेगावाट में से टोटल हम 600 मेगावाट ही जनरेट करते हैं, चाहे वो एनएचपीसी को प्रोजेक्ट्स हो या स्टेट के प्रोजेक्ट्स हो। खासकर जहां बगलियाल की बात की जा रही है कि वहां से भी पानी का डिस्चार्ज कम है, हर एक जो भी पावर प्रोजेक्ट है वहां पे डिस्चार्ज पानी का कम है, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है। तो लेकिन यहाँ पे ये जरूरत समझने की है कि क्यों सरकार लगातार इन्हीं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे ही डिपेंड रहती है। क्या इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जाएगा जहां से हम बाकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते, चाहे वो थर्मल की हो, सोलर की हो, या इसके साथ साथ जिस तरीके से विंड एनर्जी, इस वक्त विंड एनर्जी का कंसेप्ट पूरे मुल्क में है, तो क्यों नहीं जम्मू कश्मीर में भी इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि आने वाले दिनों में इस तरीके से पानी की सतह में कमी रहती है। या आप देखिए आज विंटर चल रहा है तो विंटर में अब बारिशें नहीं हो रही है, बर्फबारी नहीं हो रही, तो इसलिए तो आने वाले दिनों में इन पावर प्रोजेक्ट्स में जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो सरकार क्यों अभी भी इन्वेस्टमेंट इन्हीं पावर प्रोजेक्ट्स में करती है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में करती है, क्यों नहीं विंड एनर्जी का सिस्टम यहाँ पे लगाया जाता है, क्यों नहीं यहाँ पे गैस टर्बाइन लगाए जाते हैं या सोलर एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है जिससे आम लोगों को भी फायदा मिलेगा। जितनी इलेक्ट्रिसिटी होगी वो आम लोगों को भी आप दे सकते हैं और उसके साथ अगर आप बेचना भी चाहते हैं या बाकी स्टेट्स को देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। लेकिन समझ ये नहीं आ रहा है कि अभी भी सरकार जो है पानी से बिजली जनरेट करने के कंसेप्ट के पीछे ही है। तो कहीं ना कहीं अगर इसी तरीके से चलता रहा तो जो सिचुएशन आज है 3500 मेगावाट में से 600 मेगावाट ही जनरेट होते हैं, तो आने वाले दिनों में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या लगातार बारिशें नहीं हो रही टाइम पे या बर्फबारी नहीं हो रही है, नदी नालों में पानी का डिस्चार्ज कम होता है, तो पानी का डिस्चार्ज कम हो रहा है। रटले पे जो है जहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज इवन उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सब ने स्टेटमेंट दिया है। बहुत शुक्रिया फैसल रियाज सुबह सुबह में ज्वाइन करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नाज़रीन, बिजली पे हम एक और बात जो हमें लगातार आवाम की तरफ से बताया जाता है, हम कल यूजुअली मार्केट में जाते रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं, और कल हमें अक्सर लोगों ने बताया कि अब की बार जो उनके बिजली के बिल आए हैं उसमें 20 से 30% के करीब इजाफा दिखाया गया है बिजली के टैरिफ में, यानी 20 से 30% के करीब जो है बिजली का बिल बढ़ाया गया है। तो बिजली का बिल बढ़ाया गया, बाकी में सरकारी सतह पर इसके हवाले से कोई बयान जारी नहीं हुआ है। पिछली बार पावर कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुझे याद है, उन्होंने बताया था कि 15% इधर से बढ़ाया, 15 उधर से घटाया, हिसाब नील बटा जीरो। तो नील बटा जीरो वाकई में हुआ है या नहीं, क्योंकि कल अक्सर लोगों ने शिकायत की कि बिल बढ़ाए गए हैं, और चाहे वो मीटर्ड इलाके हैं या अनमीटर्ड, जहां फ्लैट रेट चलता था वहां पे भी अब बिल जो है वो 1500 से ऊपर आ रहा है, और नॉन मीटर्ड जो मीटर्ड इलाके हैं वहां पे भी जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आया है। और अक्सर लोगों का कहना था कि कंजप्शन वही मीटर्ड इलाकों में, कंजप्शन में कोई चेंज नहीं है, लेकिन पैसा आगे ज़्यादा लिखा है। तो क्या वाकई सरकार ने बिल बढ़ाया है, इसके हवाले से सरकार खुलासा करे। और दूसरी बात जो आम तौर पे कश्मीरी कह रहे थे कि बात उनकी पहुंचाई जाए अरबाब इख्तियार तक, खास तौर पे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक, चीफ सेक्रेटरी तक, अतुल लुलू साहब तक, कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के आम शहरी की वो कंडीशन नहीं है। क्योंकि कल हज की भी बहुत से लोगों ने मिसाल दी कि तमन्ना होती है लोगों की वो हज के लिए जाएं, लेकिन अब की बार फाइनेंशियल कंडीशन उस तरह की नहीं है कि सब लोग अब हज के लिए जाएं। तो अब की बार फाइनेंशियल कंडीशन उतनी लोगों की नहीं है कि वो बिजली का ये इजाफी बोझ जो है उन पर डाला जा रहा है। ऑलरेडी बहुत से मसाइल हैं, तो इस वक्त अगर इस बिजली के बोझ से थोड़ा सा, क्योंकि 2016 के बाद ही जम्मू कश्मीर में जो सिचुएशन, या यूँ कहें पिछले 30 सालों के दौरान जो सिचुएशन रही, उस सिचुएशन से अभी भी कश्मीरी उभर के नहीं निकल रहा है। सरकारी सतह पे भी कोशिशें हो रही हैं, अवामी सतह पे कोशिशें हो रही है कि एक नया
जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए, एक नया डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर इख्तियार किया जाए, लेकिन ये रातों रात होगा नहीं, कुछ वक्त लगेगा, आम लोग कहते थे। तो जब तक ये वक्त लगता है या थोड़ा सा मोहलत मिल जाए, 1 साल 2 साल, जब तक थोड़ा सा आदमी अपने आप को स्टैंड कर ले, उसके बाद अगर बिल बढ़ा भी दे तो कोई बात नहीं है। अदरवाइज आज की डेट में बिल बढ़ाएगा तो फिर कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएंगी, लोग कहीं बिल नहीं दे पाएंगे तो दे नहीं पाएंगे तो फिर करेंगे क्या, फिर बिजली की मुनक़ता, लोग बिजली डिपार्टमेंट करेगा, उनकी बिजली काट देगा, तो जब बिजली काटेगा तो फिर लोग बाहर निकलेंगे, तो एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है इस तरह की। तो सरकार से कल बहुत से लोग अपील कर रहे थे कि जब बाद की बात आ जाए, बाद की खबर बन जाए, खबर अभी की यही है कि सरकार बता दे कि फिलहाल कश्मीर के, जम्मू के लोगों की जो हालत देखते हुए, फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए सरकार इस पे थोड़ा सा बैक ट्रैक करिए या जेन्युइन तरीके से 1-2% अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा ले, अदरवाइज ऐसा सिचुएशन नहीं है। तो ये सरकार से आम लोगों की अपील थी। लेकिन हमारे यहाँ अमवात शरह जिसे कहा जाता है या शरह अमवात कहा जा सकता है, और वो भी बच्चों का, वो सरकार के दावों के हवाले से सही है या नहीं? गौहर जरा बता दीजिएगा, कितने दावे, क्या है अमवात? अगर हम बात करेंगे बच्चों के शरह अमवात की बात करेंगे तो जो सरकार के दावे हैं और जो आंकड़े अस्पताल की जानिब से, जो बच्चों का अस्पताल है उनकी जानिब से जो पेश किए गए हैं, उसमें थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है। जो जम्मू कश्मीर में पिछले 8 साल या इससे ज़्यादा बच्चों के जो अमवात हैं उसमें कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा है कि उसमें कमी हुई है, लेकिन जो अस्पताल ने आदाद शुमार जारी किए हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि साल 2015 से 2023 तक बच्चों की अमवात में दुगना इजाफा हुआ है। और अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2023 तक अस्पताल में, जो चिल्ड्रन अस्पताल बिमना श्रीनगर का है, वहाँ पर 25,58,506 बच्चों का इलाज मुआवजा हुआ है। जी 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 इलाज हुआ है, और उसके साथ साथ ही 1,58,035 बच्चों को दाखिल किया गया है, जबकि इस दौरान 6,276 बच्चों की मौत भी हुई है। और अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक 4,02,269 बच्चों का इलाज किया गया है, 20,006 बच्चों को दाखिल किया गया है, 464 बच्चों की मौत हुई है। और इसी तरह 2016 से मार्च 2017 तक 3,08,69 का इलाज मुआवजा किया गया, उनमें से 16,818 को दाखिल किया गया, जबकि 585 बच्चों की मौत हुई है। अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक मजमूई तौर पर 3,37,119 बच्चों का ओपीडी में इंदराज हुआ है, उनमें से 19,085 दाखिल करना पड़ा और 699 बच्चों की मौत हुई है। अप्रैल 2018 में 18 से मार्च 2019 तक ओपीडी में 3,68,345 बच्चों का तिबी जायजा किया गया है, इनमें से 19,874 दाखिल हुए, जबकि 709 बच्चों की मौत हुई है। और इसी के साथ ही अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक 3,29,727 बच्चों का इलाज किया गया, उनमें से 21,732 को दाखिल करना पड़ा और इनमें से 732 बच्चों की मौत हुई है। और इसी तरह अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक मजमूई तौर पर 2,11,256 का इंदराज हुआ है और 791 बच्चों की मौत हुई है, जबकि 256 बच्चों का इंदराज भी हुआ है। और उसके साथ साथ ही अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक 868, जबकि अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक 580 बच्चों की मौत हुई है। ये चिल्ड्रन अस्पताल जो बिमना श्रीनगर के हैं उनकी जानिब से आदाद शुमार जारी किए गए हैं, लेकिन जो सरकार और अस्पताल की जानिब से जो आदाद शुमार जारी किए गए, सरकार का एक दावा है कि उसमें कमी हुई है, लेकिन जो अस्पताल ने आंकड़े जारी किए हैं, आदाद शुमार जारी किए हैं, उसमें कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिला है। उनका मानना है कि 2014 से 2023 तक जो आंकड़े हैं उसमें दुगना इजाफा हुआ है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल गौर, अगर जो आदाद शुमार आपने बताई उनमें देखा जाए तो 585 पहले, फिर 699 यानी बढ़े, 709, 732, 791, 868, यानी तादाद कम नहीं हुई अमवात की, जबकि होना ये चाहिए था कि टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, उसके साथ हमारे डॉक्टर क्वालिफाइड है, पर जो नई टेक्नोलॉजी, नए बच्चे जो हैं नई जो रिसर्च करके आ रहे हैं, तो शरह अमवात या टोटल अमवात का जो रेशो है या रिकॉर्ड है वो डाउन होना चाहिए, लेकिन अमवात बढ़ रही है
उसमें कहाँ पे कमी, कौन से लूप होल्स हैं। हमारा जो वॉइस, पहली बात तो एक हमारे पास एक ही हॉस्पिटल है जो बच्चों का, वो श्रीनगर के बिमना के इलाके में सुपर स्पेशल वो अस्पताल है। तो उसके साथ साथ और कोई अभी अस्पताल हमारे पास या रूरल एरियाज में भी कहीं पे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है बन नहीं सका है। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन बताएं आपको कि आप देख रहे हैं सलाम जी के, एतवार का दिन है, आप सुबह सुबह इस वक्त चाय की चुस्कियाँ ले रहे होंगे, कुछ लोग बुखारी के पास बैठे होंगे, कुछ लोग हमाम के पास बैठे होंगे, कुछ लोग हीटर्स वगैरह सामने बैठे होंगे। तो ख्याल रखिएगा आप जो हीटर वगैरह इलेक्ट्रिक गैजेट्स इस्तेमाल करें, खासतौर पे आपके इलाके में अगर पावर का आना जाना है तो ख्याल रखिएगा जब आप उठेंगे तो अपने बिजली के गैजेट्स जो हैं बंद कर दिए, क्योंकि अगर आप बाहर निकले, लाइट नहीं हुई तो आपने ऐसे अपना गैजेट छोड़ दिया तो हो सकता है आप बाहर हो तो कहीं अचानक बिजली आ जाए तो आपके घर में हालात जो हैं वो नुकसान आपको पहुंचा सकते हैं। तो ये ज़रूरी है आपके लिए जानना। लेकिन अभी एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, हम ब्रेक के बाद चलेंगे जी हाँ राहुल के साथ। राहुल गांधी अब इम्फाल से निकलेंगे, वो निकल चुके हैं अभी वहाँ से, तो क्या वहाँ से सूरत हाल है वो भी आपको बताएंगे और बाकी खबरें भी बताएंगे। लेकिन पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा लेते हैं।